अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपकी जबरदस्त तैयारी कराना शुरू कर दिया हूं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाएं, वहां पे क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। वेलकम टू माय चैनल स्टडी नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिलियन सॉल्यूशन। इसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, खास करके आंकिक प्रश्नों के हल के बारे में, जिसमें आज हम बताएंगे मोल प्रभाज। यदि ये वीडियो आप देख लेते हैं तो मोल प्रभाज, यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब ये मोल प्रभाज का फॉर्मूला क्या होता है और कोई भी क्वेश्चन आए तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो चलिए सबसे पहले हम मोल प्रभाज का फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हैं, मोल प्रभाज x बराबर n1 अपान n1 प्लस n2। अब ये n1 n1 n2 क्या है? अब यदि ये नहीं पता है तो चलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं। n हमारा जो मोलों की संख्या है, क्या है? मोलों की संख्या। हम n1 n2 अलग अलग क्यों यूज किए हैं? क्योंकि अलग अलग रासायनिक समीकरण में अलग अलग हम n1 n2 यूज करेंगे। चलिए इसको क्वेश्चन के माध्यम से हम एकदम क्लियर कर देते हैं कि क्या है और कैसे ज्ञात करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने ले लिया है, 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों का मतलब ये है कि एक हमारा क्या दिख रहा है, जल H2O, और एक एथिल एल्कोहल, मतलब एथिल एल्कोहल C2H5OH। इन दोनों का हमें अलग अलग मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जल का हम अणुभार ज्ञात कर लेते हैं और उसके मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जल का अणुभार। जल का क्या सूत्र है, H2O का अणुभार। अब इसका अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए एक क्वेश्चन में हम आपको क्लियर बताएंगे, बाकी क्वेश्चन में हम डायरेक्ट अणुभार ज्ञात कर लेंगे। इसलिए आप इसी क्वेश्चन में ध्यान से समझ लीजिए कि अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए 2 गुना और H का कितना है 1, फिर प्लस ऑक्सीजन के लिए 16, तो इसका जो अणुभार आ जाएगा 16 2 एकम 2 18। तो आप निकालना सीख चुके होंगे कि जल का अणुभार कितना हो गया, 18 हो गया। अब इसके बाद जल के मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे तो ये पहले N1 यूज करेंगे, क्योंकि एक और हमें ज्ञात करना है, वो है एथिल एल्कोहल, वो N2 होगा। पहले के लिए N1 हो गया, तो N1 बराबर इसका जो फॉर्मूला है W1 अपान M1, मतलब टोटल कितना है दिया गया 36 ग्राम जल का भार कितना है, वेट जल का कितना है 36 दिया गया है, बटे मैंने कितना निकाला है अणुभार जल का 18 निकाला हुआ है। अब इन दोनों को भाग देंगे तो आ जाएगा 2, तो 2 मोल यहाँ पे आ चुका है, किसका, जल का 2 मोल तो आ चुका है। लेकिन अब हमें ज्ञात करना है एथिल एल्कोहल का, तो एथिल एल्कोहल के लिए हम यूज करते हैं, तो लिखेंगे एथिल एल्कोहल अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। ये फॉर्मूला क्यों जरूरी है ये भी समझ लीजिए। अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा तभी आप इसका अणुभार ज्ञात करेंगे, यदि फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो अणुभार नहीं ज्ञात कर सकते हैं। देखिए C2 मतलब 2 इंटू कार्बन का परमाणु क्रमांक ये हो गया 12, ठीक है, मतलब परमाणु भार, क्रमांक नहीं, परमाणु भार 12 हो गया। फिर बचा है हाइड्रोजन, प्लस 5 गुने के बराबर है H5, मतलब 5 इंटू 1। अब प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 16 हो गया, अब प्लस हाइड्रोजन 1। इस तरह से ये हमें मिल गया। अब इसको काउंट करेंगे टोटल, तो ये हमें मिल जाएगा 12 दूनी के 24, 5 के 5 16 और एक 17, मतलब ये मिल जाएगा टोटल 46। तो हमें यहाँ पे 46 मोल, ये 46 मिल चुका है। अब इसका हम क्या ज्ञात करेंगे, इसके हम मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे मोलों की संख्या ये हो जाएगा N2 के लिए। जल के लिए मैंने निकाला था N1, और मोलों की संख्या अगर एथिल एल्कोहल के लिए निकालते हैं तो ये हो जाएगा N2। तो कितना दिया गया था,
हमें दिया गया था इसके लिए, किसके लिए, एथिल एल्कोहल 46 ग्राम ऑलरेडी दिया गया था और हमें मोलों का अणुभार निकला है 46, तो ये हो जाएगा 46/46। इसको कैंसिल कर देंगे, ये 1 मोल आ जाएगा। अब हमारा यहाँ पे N1 की वैल्यू ज्ञात हो चुकी है, N2 की वैल्यू ज्ञात हो चुकी है। अब हमें फाइनली निकालना पड़ेगा मोल प्रभाज, तो अब लिखेंगे मोल प्रभाज। देखिए एक क्वेश्चन में ध्यान से समझ लेते हैं तो बाकी क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी से बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। मोल प्रभाज का जो फॉर्मूला मैंने बताया था N1/N1 + N2, इस फॉर्मूले में हमें रख देना है। तो चलिए इस फॉर्मूले में रखते हैं। N1 की वैल्यू कितनी थी, 1, N1 की वैल्यू है 2, 2/N1 की वैल्यू है 2 + 1, ये हो जाएगा 2 + 1, तो ये हो जाएगा 2/3, कह सकते हैं 2/3, और इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.67। तो यहाँ पे हम मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे, तो हमें क्वेश्चन में बोला था दोनों का मोल प्रभाज, तो पहला हो जाएगा जल के लिए x1 मोल प्रभाज ये हो गया। इसी तरह से एथिल एल्कोहल के लिए लिखेंगे एथिल एल्कोहल, इसके लिए ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा x2 = इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा N2/N1 + N2। देखिए पहला रहेगा तो N1/, दूसरा रहेगा तो N2/, ठीक है। तो N2 की वैल्यू रखेंगे, N2 की वैल्यू 1/N1 की वैल्यू 2 + 1, तो इस तरह से हमें मिल जाएगा ये 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.33, ये आ जाएगा 0.33। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये पहला क्वेश्चन आप दोनों अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब थोड़ा सा फास्ट मोड में बताने की कोशिश करते हैं जो मोल प्रभाज ज्ञात किए जा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा है, जल में यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 6% है, बिलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। इसमें भी दो हमें दिया गया है, एक यूरिया और एक जल, इन दोनों का मोल प्रभाज हमें ज्ञात करना है। कुछ इस तरह से ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 1-1, 2-2 मार्क्स के होते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये 2016 में पूछा गया था और ये 2 मार्क्स के पूछे गए थे, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ लीजिए। 2016 में पूछा है तो 19 में भी पूछने के चांसेस बनता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जल में यूरिया की मात्रा कितना है, 6%। जल में यूरिया की मात्रा, तो लिखेंगे जल में यूरिया की मात्रा कितना दिया गया है, वो लिखा है 6%। अब देखिए यूरिया की मात्रा, इसका मतलब ये, अगर हम कोई बीकर ले लेते हैं, इसमें जल हमारा भरा है, तो जल हमारा 100% अगर भरा है, उसमें यूरिया, कोई भी यूरिया हम डाल देते हैं, ये हमारा यूरिया, ये कितना है 6%। तो हम कह सकते हैं कि इस 100% में से 6% अगर निकाल देंगे तो टोटल हमें क्या मिल जाएगा, जल मिल जाएगा। तो हम वही चीज करेंगे, तो जल का मात्रा कितना मिल जाएगा, जल की मात्रा हमें मिल जाएगा 94%। यहां पे आपको समझ में आ चुका है। जब ये चीजें निकल चुका है तो हम निकालेंगे यूरिया का मोल, मतलब यूरिया का मोल। यूरिया का मोल ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसका मान कितना दिया गया है, उसका है 6% बटे यूरिया का अणुभार 60। ये चीजें मैंने अणुभार ज्ञात करना बता दिया था। जैसे H2O का मैंने बताया था, तो H2O का अणुभार आया था 18, तो उसी तरह से यूरिया का फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे 60। ये मैंने पहले ही बता दिया कि आप इसको याद कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला लगा के आप इसको निकाल सकते हैं। अब इसको हम भाग देते हैं तो ये मिल जाएगा 0.1 मोल। हमें अभी पता चला यूरिया का मोल कितना, 0.1। ये हमारा हो गया पहले के लिए N1 तो हमारा वैल्यू ज्ञात हो गया। इसी तरह हम जल का निकालेंगे, जल का मोल, अब जल के मोल के लिए N2 यूज करेंगे, = 94% है बटे जल H2O कितना है 18। अब इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5.22 मोल। ये हो गया। N2 की वैल्यू और N1 की वैल्यू हमें ज्ञात हो चुका है। अब हम सबसे पहले यूरिया का निकाल लेते हैं, फिर जल का निकाल लेते हैं, अलग अलग मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे यूरिया का
यूरिया का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज ज्ञात करना है, मोल प्रभाज। अब यूरिया के लिए हम ज्ञात कर रहे हैं तो यूरिया के लिए क्या लगाएंगे, x1, पहले हमने यूरिया के लिए यूज किया था तो x1 इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे N1/N1 प्लस N2, ये हो गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0.1/0.1 प्लस 5.22, ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 0.018, ये मिल चुका है यूरिया के लिए मोल प्रभाज। इसी तरह से हमें निकालना पड़ेगा जल का मोल प्रभाज, तो लिखेंगे जल का मोल प्रभाज, ये हो गया जल का मोल प्रभाज। इसके लिए यूज करेंगे x2। अब इसका जो फॉर्मूला लगाएंगे वो हो जाएगा, देखिए एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जल का मोल प्रभाज मतलब अगर हम 1 में से भी यूरिया का घटा देते हैं तो भी हमारा वैल्यू आ जाएगा। 1 में से मतलब 100, जल क्या था 100 था, तो 1 में से टोटल अगर इसको हम घटा देंगे तो हमारा जल का मोल प्रभाज पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम वही चीजें घटा लेंगे, हम उसका फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। 1 माइनस 0.018, अगर इसको हम घटा लेते हैं तो ये आ जाएगा 0.98, ये हो जाएगा जल के लिए मोल प्रभाज। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में लिखा है दो द्रवों ए तथा बी, ये दोनों क्या है, द्रव है, के वाष्प दाब क्रमशः 80 मिमी व 60 मिमी है। ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा। हमें क्या बताना है, कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब बताना है, मतलब हमें टोटल पीएस बताना है कि कुल कितना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे PaXA प्लस PbXb। अब आप कहेंगे ये Pa Pb XA XB क्या है, तो ये समझ लीजिए XA जो हमारा है, XA ये हमारा है A का मोल प्रभाज, A का मोल प्रभाज। तो सबसे पहले हमें A का मोल प्रभाज ज्ञात करना पड़ेगा जो कि हमें क्वेश्चन में कुछ दिया गया है उसके अनुसार। इसी तरह से XB है, वो भी क्या है, B का मोल प्रभाज है, मोल प्रभाज। अब दो चीजें और रह गया, एक Pa और एक Pb, इन दोनों का मान हमें दिया गया है। तो Pa की जो वैल्यू दिया गया है वो है 80 मिमी, तो ये हो गया 80 मिमी, और Pb का वैल्यू भी दिया गया है 60 मिमी, तो ये हो गया 60 मिमी। इन सभी का मान तो पता हो गया, लेकिन XA और XB का मान अभी नहीं पता है, तो उसको पहले हम ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे XA बराबर, अब इसका जो फॉर्मूला लगाएंगे XA बराबर लिखिए या A का मोल प्रभाज, A का मोल प्रभाज XA बराबर, इसका जो फॉर्मूला लगाएंगे वो हो जाएगा Na प्लस NB, ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब देखिए Na बोला है क्वेश्चन में, आते हैं क्वेश्चन में, बोला है A के 3 मोल तथा B के 2 मोल, तो यही दोनों हम यहाँ पे यूज करेंगे। A के कितने हैं 3 मोल और B के 2 मोल है, तो उसी के अनुसार हम इसका मान रख लेते हैं। A का 3 मोल, B का 2 मोल, तो यहाँ पे 3 प्लस 2, ये हो जाएगा 3/5, कितना आ जाएगा 3/5। ये XA की वैल्यू आ गया 3/5। इसी तरह से B का मोल प्रभाज, इसको हम यूज करेंगे XB इज इक्वल टू, अब B के लिए यूज करेंगे तो B के लिए हमें फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा, NB हो जाएगा बटे Na प्लस NB, सेम चीज होगा। तो इसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे NB के लिए 2/3 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5, ये मिल चुका है। इन दोनों की वैल्यू हम उठा के कहाँ पे रखेंगे, हम इस फॉर्मूले में रख लेंगे। तो चलिए हम निकाल लेते हैं कुल वाष्प दाब, PS बराबर कुल वाष्प दाब। तो सबसे पहले है PA की वैल्यू 80 मिमी, ये हो गया 80 मिमी, इंटू XA की वैल्यू मैंने निकाला है 3/5, प्लस PB की वैल्यू है 60 मिमी, ये हो गया, इंटू XB की वैल्यू है 2/5, ये मैंने रख लिया। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये कर देंगे 16 बार में और इसको करेंगे 12 बार में, तो ये हो गया 16 तिया के 48, अब प्लस 12 दूनी के 24। अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, तो 4 8 4 12, 2 हासिल
4 दूनी 6 और 1 7, 72 मिलीमीटर हमें मिल चुका है। ये हो जाएगा पी का 72 मिलीमीटर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये है 2011 और 18 में, और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए 2 मार्क्स कैसे पाया जाए, कैसे लिया जाए, चलिए हम बताते हैं बारी बारी से। सबसे पहले 72 ग्राम जल, तो हमारा जल दिया गया है तो जल का हम अणुभार पहले ज्ञात करेंगे। जल का अणुभार, तो जल का अणुभार आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं H2O से, ये हो जाएगा 18। जब जल का अणुभार ज्ञात हो जाता है तो हम इसके मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। मोलों की संख्या हम यहाँ पे N1 यूज करेंगे पहले के लिए। ये हो जाएगा 72, तो हमारा ऑलरेडी दिया गया है, उसमें कितना आया अणुभार 18 आया हुआ है, तो इसको भाग दे देंगे, ये आ जाएगा 4। तो यहाँ पे हमें मिल चुका है H2O, जल के मोलों की संख्या हमें मिल चुका है 4। अब इसी तरह से एथिल एल्कोहल के लेंगे, तो एथिल एल्कोहल C2H5OH, इसका क्या लेंगे अणुभार। इसका अणुभार अगर ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा अणुभार C2, जिस तरह मैंने ज्ञात किया था अणुभार, ये आ जाएगा 46, ये आ जाएगा अणुभार। लेकिन हमें इसके मोलों की संख्या ज्ञात करना है तो लिखेंगे C2H5OH, एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। अब यहाँ पे हम N2 यूज करेंगे इज इक्वल टू, मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, हमें 92 ग्राम तो दिया गया है, साथ में 46 आया हुआ इसका अणुभार। अब इसको हम भाग दे लेंगे, तो इसको भाग दे लेंगे तो 46 दूना के 92, मतलब 2 बार में ये कट जाएगा। हमें N1 N2 दोनों मिल चुका है तो हमें अलग अलग ज्ञात करना है मोल प्रभाज। तो लिखेंगे जल के लिए मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हो जाएगा 4/4 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 दूनी 6 हो गया, 4/6। अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 0.67, ये मिल जाएगा मोल। इसी तरह से हमें निकालना है एथिल एल्कोहल का, तो लिखेंगे एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज, ये हो जाएगा X2 इज इक्वल टू, अब इसका जब फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2/4 प्लस 2 इज इक्वल टू, ये मिल जाएगा 2/6 या 1/3 कह सकते हैं। अब इसको भाग देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 0.33 मोल। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आसानी से दोनों का मोल प्रभाज आपने ज्ञात कर लिया है। चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये क्वेश्चन लिखा है एक सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोललता की गणना कीजिए। यहाँ पे हमें मोललता ज्ञात करना है, जिसमें जल का मोल प्रभाज दिया है 0.85 है। यहाँ पे हमें मोल प्रभाज ऑलरेडी ज्ञात करके ही दे दिया गया है, वो भी जल का, लेकिन हमें मोललता ज्ञात करना है। तो मोललता के लिए हम फॉर्मूला याद निकालेंगे। मोललता m के लिए फॉर्मूला होता है W/m इंटू 100/W। ये केजी में नहीं है क्योंकि केजी में तो था, लेकिन मैंने 1000 से ऊपर गुणा कर दिया, ये आ गया ग्राम में, इंटू m/m। अब ये m हमारा क्या है, अब ये स्मॉल m है और ये कैपिटल m है। ये कैपिटल m है क्या आखिरकार, ये है विलायक अर्थात जल का अणुभार। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैपिटल M इज इक्वल टू जल का अणुभार है। तो यहाँ से ये चीजें तो हमें पता चल गया कि किस में क्या रखना है फॉर्मूला। चलिए अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। लिखा है सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोललता ज्ञात करना है, जिसमें जल का मोल प्रभाज हमें दिया गया है। तो जल का मोल प्रभाज हमें दिया गया, तो सबसे पहले लिखेंगे जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज ये दिया गया है कितना 0.85, ये हमें दिया गया है। अब सल्फ्यूरिक अम्ल का मोल प्रभाज भी ज्ञात करना होगा क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल भी इसमें मौजूद है। तो लिखेंगे सल्फ्यूरिक
अम्ल का मोल प्रभाज। जब सल्फ्यूरिक अम्ल का मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे तो हम अगर जल के मोल प्रभाज में से सल्फ्यूरिक अम्ल अगर 1 में से टोटल में से अगर हम घटा लेते हैं 0.85, मतलब टोटल 1 है, उस 1 में से जल का मोल प्रभाज घटा लेते हैं तो हमें सल्फ्यूरिक अम्ल का मोल प्रभाज पता चल जाएगा। अब इसको अगर घटाएंगे तो ये मिल जाएगा 0.15। हमें सल्फ्यूरिक अम्ल का भी मोल प्रभाज यहाँ पे पता चल चुका है। अब देखिए बिलियन में जल व सल्फ्यूरिक अम्ल इन दोनों का क्रमशः क्या ले सकते हैं, आप यहाँ पे फिर से समझ लीजिए। यदि बिलियन में जल व सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के मोलों की संख्या क्रमशः अगर N1 व N2 हो तब जल का मोल प्रभाज कितना है 0.85 बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा N1/N1 प्लस N2। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि जल और सल्फ्यूरिक अम्ल इन दोनों के मोलों की संख्या अगर N1 N2 हो तो ये फॉर्मूला हम जल के मोल प्रभाज के लिए यूज कर लेंगे। सेम इसी तरह से अगर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के लिए अगर मोल प्रभाज निकालेंगे, मोल प्रभाज इसकी वैल्यू कितना है, इसकी वैल्यू आया 0.15 इजिकल टू जल के लिए N1/N1 प्लस N2, सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए N2/N1 प्लस N2 होता है। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को कर लिया। अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 को 1 से अगर भाग देते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर, जब भाग देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें इस साइड मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड 0.15/0.85 इजिकल टू ये नीचे हर का तो कट जाएगा तो हमें मिलेगा क्या N2/N1। यहाँ पे हमें ये चीजें मिल चुका है। अब हमें इससे ज्ञात करेंगे मुललता। हमें मुललता अब ज्ञात करना है तो समझिए मुललता कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, N2 बराबर है W/m और N1 बराबर है W/M। तो इसका प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे, ये देखिए इसका प्रयोग हम करेंगे आगे ऊपर। देखते हैं जो फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे लिखकर दिखाया था। देखिए ये हमारा है किसके लिए, W/m है ना, ये हमारा N2 है और ये हमारा N1 है। तो इसको हम रखेंगे यहीं पे, रख के इसका वैल्यू ज्ञात करेंगे। अब देखिए मुललता बराबर मुललता W/m बटे W/m इंटू 1000 बटे m, और ये हमारा m क्या है, जल का अणुभार है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे क्या है N2, तो लिखेंगे N2 ये क्या है N1 गुणे 1000 जल का क्या है अणुभार। अणुभार अगर जल का निकालते हैं मतलब H2O का अणुभार निकालते हैं तो वो आ जाएगा 18। तो ये मैंने लिख दिया 18। अब इस N2 का और N1 की वैल्यू हम यहाँ पे देख सकते हैं। N2 की वैल्यू ये है, N1 की वैल्यू ये है, तो उसको हम रख के इसमें हल करेंगे। 0.15/0.85 इंटू 1000/18। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितनी वैल्यू आ जाएगी, अब 8 मोल। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन अगर जानना है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा। बिलियन के और भी क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट भाग में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।